सर का कट गया क्या? हाँ ठीक है, वो नेट प्रॉब्लम हो गई तो मैंने मोबाइल का भी कनेक्ट कर लिया। कोई नहीं, वो हो जाता है, डेली में से प्रॉब्लम चलती रहती है। तो इसमें सिर्फ 3 बातें आपको समझनी है। फर्स्ट कि आमेरी आई सेल्फ क्या है। तो आमेरी आई सेल्फ इज द पार्ट ऑफ अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। ठीक है, क्या है ये? अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट। ठीक है, ये अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट का पार्ट है, यानी ये अंटार्कटिका महाद्वीप का भाग है। अभी ये न्यूज में क्यों है? न्यूज में इसलिए है कि इसका जो सब लोग कनेक्ट, एक लोग कट गया, डिस्कनेक्ट हुआ। ठीक है, तो अभी ये न्यूज में इसलिए है कि एनसीपीओआर, एनसी, ये कल ही हम लोग डिस्कस किया था, एनसीपीओआर। ठीक है, एनसीपीओआर मतलब क्या है? इसकी फुल फॉर्म है नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च। नेशनल सेंटर फॉर पोलर ओशियन रिसर्च, that is a center based in Goa related अंटार्कटिक रिसर्च एक्टिविटी। तो गोवा में है ये एनसीपीओआर। काम क्या है इसका? है अंटार्कटिक रीजन में रिसर्च को ऑपरेट करना, रेगुलेट करना, कंट्रोल करना। ठीक है, इसने बोला है कि जो आमेरी सेल्फ है उसमें 25% इंक्रीज हुआ है, एक्सपेंशन हुआ है। ठीक है, उसने बोला है कि जो आमेरी सेल्फ है, आमेरी आई सेल्फ, उसमें 25% या 24% का एक्सपेंशन हुआ है। ठीक है, उसमें बढ़ोतरी हुई है, तो ये ध्यान रखना है 25%। उन्होंने बोला कि 2016 में जितनी आमेरी सेल्फ थी उसमें से 25% और बढ़ गया है ना। तो आमेरी सेल्फ इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लेशियर, मतलब ये दुनिया की कई जो बड़ी ग्लेशियर में उनका है। तो आमेरी सेल्फ एक ग्लेशियर है और ये अंटार्कटिका का पार्ट है और इसमें इंक्रीज ने देखी गई है। ठीक है, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस टॉपिक? ठीक है, अब देखिए जो मेन पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंक्रीजनेस। ठीक है, एक्सपेंशन है ना, एक्सपेंशन ऑफ सेल्फ। कोई बता सकते हैं मतलब जो सेल्फ की एक्सपेंशन हुआ है उसका बढ़ने का ऑब्जेक्टिव क्या है? क्यों हम लोग खुश हो रहे हैं इस पे? बताएं कोई फटाफट। वाटर पोल्यूशन। नहीं तो इसका बढ़ना की पॉजिटिव है या नेगेटिव है? बताओ। सब पॉजिटिव है सर। पॉजिटिव है सर, पॉजिटिव। पॉजिटिव भी है क्यों? सर। इससे पेट्रोल और बहुत सारे फॉसिल्स निकल सकते हैं। ठीक है, और कोई? यस नाजुका बताओ, स्वप्निल, गुड्डू बोलो। देखिए सिंपल सी बात है, इफ any particular area the size of glacier expands, किसी भी प्रदेश में अगर ग्लेशियर का साइज इंक्रीज होता है, दैट मीन्स द प्रोसेस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज नॉट मोर एक्टिव। मतलब जो ग्लोबल वार्मिंग का जो प्रोसेस है वो एक्टिव नहीं है। दैट मीन्स जो ग्लेशियर हैं वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मेल्ट हो रही थी, अब उसका साइज एक्सपेंड हुआ है। दैट मीन्स द प्रोसेस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज नॉट मोर इफेक्टिव, इज नॉट मोर एक्टिव। इसका मतलब है कि जो आमेरी सेल्फ या ग्लेशियर इज द इंडिकेटर ऑफ क्लाइमेट चेंज। अगर क्लाइमेट चेंज होगा, अगर ग्लोबल वार्मिंग होगी तो ग्लेशियर मेल्ट होंगे।
चाहे वो अरावली पे ग्लेशियर हो या हिमालय पे हो या अंटार्कटिका हो, कहीं भी हो, क्योंकि जो ग्लोबल वार्मिंग का जो फिनोमिना है वो पूरे वर्ल्ड के हिसाब से है। तो किसी भी ग्लेशियर का एक्सपेंशन होना, है ना, दैट इज अ गुड सिंबल फॉर द क्लाइमेट चेंज। इसका मतलब है कि जो भूस्मीकरण है, जो ग्लोबल वार्मिंग है, उस पर नियंत्रण हुआ है 2016 से अब तक, ये कहना चाह रहे हैं। यानी आमेरी सेल्फ का जो बढ़ना है वो ये दिखाता है कि जलवायु परिवर्तन उतनी तेजी से नहीं हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग उतनी तेजी से नहीं हो रहा है। यानी दैट इज अ गुड न्यूज फॉर द ह्यूमन बीइंग। क्लियर? तो क्या है इसका है, हाँ, तो इसका मतलब है कि ग्लोबल वार्मिंग, टू नो अबाउट ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पता चलता है, यानी हमें क्लाइमेट चेंज के बारे में पता चलता है, क्लाइमेट चेंज के बारे में। यानी जो ग्लोबल वार्मिंग है वो प्रोसेस स्लो हुआ है, बस मेन पर्पज इसका ये है। सबको समझ में आया? सौरभ, नाजुका, नैना, गुड्डू, दर्शन, अल्ताफ? क्लियर सर? हाँ, यस सर। तो बस ये समझना है, दैट इज अ सिंबल ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज नॉट मोर एक्टिव at the present time। यानी 2016 टू 2020 तक जो ग्लोबल वार्मिंग हुआ है उसमें कमी आई है, ये इसका सिंबल है। बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं, तो ये था, तो बस सिंपल सा बनेगा कि क्या है और सेल्फ क्या होता है, कहां पर है, क्या इसका मतलब है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर यूथ। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है इसमें रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर यूथ। ये क्या है, बता सकते हैं कुछ? ये जो नेक्स्ट टॉपिक है, देखिए, और इसमें एक तो टॉपिक ये है, दूसरा एक मैं और देखता हूं टॉपिक कहां से है, रिस्पॉन्सिबल फॉर यूथ। हाँ, अच्छा, दो जगह एक टॉपिक लिख गया है इसमें। अच्छा, एक टॉपिक सिंपल सा और समझ लेते हैं। ये एक टॉपिक और था इसमें, लिस्ट में आपके दिया हुआ था हमने, इंद्रास। इंद्रास में हम लोग कल ही बात कर चुके हैं, ठीक है। और कोई बता सकता है क्या है ये इंद्रास? ऐसे शॉर्ट में लिखा हुआ है ये, इन द, और इस तरह से, कि क्या है इंद्रास? कल ही हम लोगों ने बात की थी, है ना। दैट इज द रिसर्च सेंटर इन अंटार्कटिका रीजन। जब हम लोगों ने कल ये बात की थी इस टॉपिक पे कि भारती मैत्री एनसीपीओआर, हमने बोला था ये टॉपिक 2-3 दिन न्यूज में रहेगा, तो यही है एनसीपीओआर। तो एनसीपीओआर का मतलब यही है। ठीक है, तो सीधा सा है, दैट इज इंडियन रिसर्च सेंटर, है ना, इंडियन रिसर्च सेंटर इन अंटार्कटिक रीजन, है ना, अंटार्कटिका रीजन या अंटार्कटिक पोलर एरिया। तो बस सिंपल सा यही है। तो 4 है, वो मैंने कल आपको दिया था। उसके बाद है इसमें एक टॉपिक है, ये टॉपिक 2 बार रिपीट हुआ, ये है सॉल्ट डेजर्ट। ठीक है, आप लोगों के पास ये लिस्ट है कि नहीं जो मैंने दी थी आपको? दिख नहीं रही, किसी के पास है? सर नहीं है। नहीं है, देखो आप लोगों जो मैंने फोटो भेजा था वो यही था, ध्यान नहीं दिया था आपने। ये नहीं है, ये मैंने निकलवाया, प्रिंट आउट है, पंपलेट है, ये अलग चीज है, लेकिन टॉपिक वही है जो हमने आपको दिए थे, वो आपने देखे ही नहीं टॉपिक है। यही तो हम लोग देने वाले थे एग्जाम में, यही तो है एग्जाम के लिए, और आपने ध्यान ही नहीं दिया उन टॉपिक्स पे। खैर कोई बात नहीं है, आज दे देंगे ध्यान। सॉल्ट डेजर्ट, ग्रासलैंड एंड मैंग्रोव, तो ये कुछ थोड़ा सा देख लेते हैं।
salt desert, grassland and mangrove, grassland and mangrove. मैंग्रोव। सर साफ नहीं लग रहा है सर, क्या लिख रहे हैं सर? देखो इसमें लिखा है मैंने सॉल्ट डेजर्ट में ग्रासलैंड एंड मैंग्रोव। अभी आपको दिखेगा क्लियर, थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम है यहाँ पे। देखो सॉल्ट लिखा हुआ है SALT, सॉल्ट डेजर्ट ग्रासलैंड एंड मैंग्रोव, यानी लवणीय मरुस्थल, घास का मैदान और मैंग्रोव। ठीक है, हिंदी में है ये लवणीय मरुस्थल और घास का मैदान और मैंग्रोव। ठीक है, मैंग्रोव तो इस तरह से है। तो इसके बारे में कुछ टॉपिक के बारे में पढ़ा आप लोगों ने, ये है क्या, कैसे है? टॉपिक से बहुत सारी बातें क्लियर हो जा रही होंगी। सर मैंग्रोव, सर ये ओल्ड टॉपिक्स है ना सर? मैंग्रोव है आपका घास के मैदान है और लवणीय मरुस्थल, जैसे आपका सांबर वाला है वो लवणीय मरुस्थल है, और जो मैंग्रोव जो कोस्टल रीजन में पाए जाते हैं, जैसे सुनामी को कंट्रोल करने के लिए होते हैं सर ये, सुनामी को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, यस सर। और देखिए एक बात समझिए यहाँ पे कि अभी जो है कि लैंड, हाँ सॉरी, ये लैंड सॉल्ट था पूरा, लैंड सॉल्ट डेजर्ट। तो पहली बात है लैंड सॉल्ट डेजर्ट इज इन विच स्टेट? पहला क्वेश्चन हमारा है कि लैंड सॉल्ट डेजर्ट है वो किस स्टेट में? अगर मैं आपसे सीधे है ना सर राजस्थान में। हाँ देख लेते हैं, इतना क्या जल्दी है। हाँ बताइए, राजस्थान है, गुजरात है और वेस्ट बंगाल है एंड उड़ीसा है। बताएं लैंड सॉल्ट डेजर्ट। राजस्थान। देखिए जो राजस्थान में है, ठीक है, एंड ग्रासलैंड। अगर पूरा टॉपिक को देखें, लैंड सॉल्ट डेजर्ट एंड ग्रासलैंड, तो उड़ीसा है लैंड सॉल्ट डेजर्ट एंड ग्रासलैंड। देखो ये मैं आपको बता दूं ये है क्या। एक्चुअली लैंड सॉल्ट डेजर्ट जो है, ग्रासलैंड दैट इज इन गुजरात रीजन इन द कच्छ एरिया, ये कच्छ के प्रदेश में है। कच्छ आप दिखाइए, है ना, जैसे ये जो रीजन है ये वाला, ये जो कच्छ वाला एरिया है यहाँ पर, ठीक है, तो उस रीजन में है। अभी ये न्यूज में क्यों है वो हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखो न्यूज में इसलिए है क्योंकि ये जो प्लेस है आज के समय में गुजरात रीजन में है और इनका जो एरिया है वो कम हो रहा है। ध्यान समझिएगा, इनका एरिया कम हो रहा है, लैकिंग ऑफ रिवर वाटर। और रिवर जो नदी से लूनी नदी है वो यहाँ पर आती है, उसमें भी पानी कम हुआ है और जो कैप्चरिंग एरिया बहुत हो रहा है। यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया का एक्सपेंशन हो रहा है, यहाँ पर और ह्यूमन एक्टिविटी का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हो रहा है, तो इसलिए इस एरिया में ये एरिया कम हो रहा है। और ये जो एरिया है ये दो वजह से बहुत यूजफुल है। सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा कि लैंड सॉल्ट डेजर्ट ग्रासलैंड एंड मैंग्रोव, तो पूरा का पूरा एरिया ये गुजरात स्टेट में है और गुजरात में भी कच्छ क्षेत्र में है। ठीक है, कच्छ क्षेत्र में है। प्रॉब्लम एक तो ये होगा कहां पर है, दूसरी चीज एक चीज मैं आपको बताऊं, ये जो एरिया है वो रन ऑफ कच्छ वाला एरिया है और यहाँ पर एक खराई ब्रीड ऑफ कैमल, एक ऊंट है जो तैर सकता है,
शायद आपने एग्जाम में पढ़ा होगा, खराई ऊंट, कैमल पढ़ा होगा शायद आपने, खराई ऊंट, है ना, खराई ऊंट, दैट इज अ होम। ये जो उस खराई कैमल का होम है, यानी घर है। तो ये जो खराई कैमल है वो भी खतरे में है, इस वजह से ये हैबिटेट हो रहा है। अब सिर्फ आपको 3 बातें यहां समझनी है इस टॉपिक में मेरी तरफ से। फाइनली पहला ये समझना है कि लैंड, डेजर्ट, ग्रासलैंड एंड मैंग्रोव दैट इज इन गुजरात। ठीक है, ये गुजरात में है, और गुजरात में भी कहां पर है, रन ऑफ कच्छ। ठीक है, रन ऑफ कच्छ, रन ऑफ कच्छ, रन ऑफ कच्छ, ये रन ऑफ कच्छ में है। पहली बार ये खत्म हो रहा है ना, दैट इज इन डेंजर, ये खतरे में है। ठीक है, ये खतरे में है। और दैट एरिया, दैट रीजन, है ना, रीजन इज हैबिटेट ऑफ, ध्यान दीजिएगा, इज हैबिटेट, हैबिटेट ऑफ खराई कैमल। ठीक है, खराई कैमल, जो खराई कैमल है वो एक ऐसा ऊंट है जो तैर भी सकता है। ये क्वेश्चन 2000 शायद 17 में या 18 में क्वेश्चन पूछा था खराई कैमल के बारे में। तो खराई कैमल जो है वो रन ऑफ कच्छ में है, और एकमात्र ऐसी ऊंट की प्रजाति है जो तैर भी सकती है, और वो इस रीजन में रहती है। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। 3 बातें समझनी थी। ये है क्या, तो एक एरिया है, रीजन है, कहां पर है, गुजरात में है, गुजरात में भी कहां पर, रन ऑफ कच्छ में। ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि इसका एरिया जो है वो कम हो रहा है ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटी एंड नेचुरल फिनोमिना। नेचुरल फिनोमिना क्या है, नेचुरल फिनोमिना तो कुछ भी नहीं होता, ह्यूमन एक्टिविटी से वो बढ़ जाता है, क्योंकि लूनी का जो वाटर बॉडी है वो कम हो रहा है। और अच्छा चलिए एक बात कर लेते हैं, थोड़ी सी जल्दी बताना आप लोग कि लूनी का जो वाटर बॉडी कम हो रहा है उसका रीजन बताएंगे कुछ फटाफट जल्दी से। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, लूनी का वाटर बॉडी कम क्यों हो रहा है। देखो सिंपल सी बात है, लूनी का वाटर बॉडी कम होने का रीजन ये, देखो जो नेचुरली फ्लो है वो तो कंटिन्यू, उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। जो लूनी का जो वाटर बॉडी है उसका डाइवर्जन हो रहा है फॉर इरिगेशन, फॉर ड्रिंकिंग वाटर, यानी जो नेचुरल फ्लो था उसका पानी ज्यादा यूज हो रहा है लोगों के द्वारा। सपोज कीजिए अगर हम बात करें यमुना है, ठीक है, यमुना मथुरा, और मथुरा आगरा दिल्ली से है, तो अगर हम यमुना का पानी ज्यादा यूज कर लेंगे, ज्यादा यूज का मतलब है आज हम ये अभी तो दिल्ली के लोग पानी पीते हैं, आगरा के पानी पीते हैं, मथुरा के पीते हैं, और हम पीने के अलावा भी अगर हम इसमें से कैनाल निकाल दें, सपोज कीजिए इस रिवर से हम कैनाल निकाल देते हैं, एक गाजियाबाद की तरफ, एक मेरठ की तरफ, है ना, एक नोएडा की तरफ, एक आगरा, हाथरस, ये सब एरिया है जो लोकल में है। तो अगर हम इस रिवर से कैनाल को भी निकाल देंगे और वाटर को भी ज्यादा यूज करेंगे और इरिगेशन में भी ज्यादा यूज करेंगे तो उसका पानी तो कम हो ही जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत बहुत निगेटिव होता है। कभी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ह्यूमन एक्टिविटी किसी रिवर के वाटर को कैसे कम करती है, 3 तरह से कम करती है। ठीक है, पहला रीजन है, समझ लीजिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि कैसे हमें नदी को बचाए रखना है। ये नदी है ना, ठीक है, हम इस नदी का पानी हम ड्रिंकिंग के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, ड्रिंकिंग के लिए, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर भी यूज कर रहे हैं, जो हर जगह होता है, जो नगर पालिका द्वारा सप्लाई पानी होता है, चाहे वो एमसीडी हो, बीएमसी हो, कोई भी हो, सप्लाई होता है ड्रिंकिंग वाटर में। दूसरा यूज होता है कैनाल, ठीक है, कैनाल के थ्रू अगर हम नहर निकाल लेते हैं तो। और तीसरा होता है इसमें एज अ ट्यूबवेल, ठीक है, ट्यूबवेल। अगर ट्यूबवेल से भी हम करते हैं, ट्यूबवेल का मतलब हम है ग्राउंड वाटर को बोरिंग के थ्रू निकाल रहे हैं,
तो इसमें पानी तो कम हो ही जाएगा ना इसका। आपको पता है कि कोई भी सिटी है आज के समय में, कोई भी सिटी है वो इस तरह से एक्सपेंशन हो रहा है उसका, इस तरह से हो रहा है ना, ये हो रहा है। अब बताइए ये एरिया अगर एक्सपेंशन होगा तो नदी तो एक ही है, नदी तो एक ही है ना। कभी इतनी एरिया को पानी पहुंचाना होता था, कभी इतनी एरिया को पहुंचाना होता था, आज इतनी एरिया को पानी पहुंचाना हो रहा है ना। तो ओवर यूज हो जाएगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसको थोड़ा समझिएगा। और ये चीजें कभी बुक्स में नहीं मिलेंगी आपको। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि वो सब प्रैक्टिकल के बेस पे है। ये सब चीजें खुद से आपको डिजाइन करनी पड़ेगी सोच के। जैसे सतलज का पानी इंदिरा कैनाल में आ रहा है, आने वाले दिनों में एक डिस्प्यूट होगा बहुत बड़ा यूपी में, बिहार में और वेस्ट बंगाल में, कि जब उत्तराखंड पानी को रोकेगा, यूपी भी गंगा की नदी को पानी को रोकेगा, और बिहार में प्रॉब्लम होगी, फिर बिहार भी रोकेगा तो वेस्ट बंगाल को प्रॉब्लम होगी। आने वाले 50 साल में ये चीजें शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो ये है, क्योंकि जो पानी जा रहा है यमुना में वो दिल्ली का तो जा रहा है, तो हर चीज में यूज हो रहा है। बस एक चीज अच्छी हुई है हमारे लिए, ठीक है। मैं आपको एक पॉइंट बता रहा था, मैं कह रहा था एक चीज बहुत अच्छी हुई है और वाटर के लिए, नेचर के लिए, वो ये हुआ है कि शायद आप जोड़ पाओ इससे, बहुत बड़ा पॉइंट है ये। डिजिटल जो चीजें हुई हैं, इस वजह से एनवायरनमेंट बहुत सेव हुआ है, ठीक है, डिजिटलाइजेशन से। समझ पा रहे हैं कि नहीं, कि डिजिटलाइजेशन से एनवायरनमेंट को या रिवर को या वेजिटेशन को बहुत फायदा हुआ है। कोई बता पाएगा कैसे? फटाफट, बहुत जल्दी, ये पॉइंट्स ऑफ मेंस के हैं। कैसे? देखो, जितना भी पेपर वर्क था वो हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट हो रहा है, चाहे वो रेलवे का टिकट हो या फ्लाइट का टिकट हो या फिर कोई कॉपी हो या फिर कोई एग्जाम हो। तो जितना ज्यादा जो हम लोग इंडस्ट्री में यूज कर रहे थे पेपर बनाने के लिए, है ना, स्टडी मटेरियल बनाने के लिए, वो सारा का सारा बच रहा है। तो इसमें वेजिटेशन भी जो वेजिटेशन है वो भी बचेगा, और जो इंडस्ट्री में वाटर यूज हो रहा था वो भी बचेगा। तो जो डिजिटल एक चीजें शुरू हुई हैं, दैट इज गुड फॉर एनवायरमेंट, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना है। समझ में आ रही हैं चीजें? क्यों नैना, गुड्डू, स्वप्निल? यस सर। हाँ, बस इसको अब आप समझ सकते हो कि अगर आप चाहो तो आप इस पे 1000 वर्ड भी लिख सकते हो इजिली, चाहो तो हर जगह से कनेक्ट कर सकते हो आप, हर जगह से। बस तो ही है ना, बहुत सी चीजें होती हैं। अगर हम पेपर बनाते हैं तो हमें पेपर के लिए लोहा चाहिए होता है, मशीन के लिए, और लोहा बनाने के लिए हमें पानी चाहिए, कोयला चाहिए, है ना। समझ रहे आप कहाँ से कहाँ चीजें जुड़ रही हैं। पेपर बनाने के लिए हमें वेजिटेशन चाहिए, हमें फॉरेस्ट चाहिए, वो भी बच रहा है। पेपर बनाने के लिए हमें पानी चाहिए, एनर्जी चाहिए, एनर्जी किससे आती? कोयले से। तो कितनी चीजें सेव हो रही हैं। बस आप कहां तक आपका दिमाग चल पाता है वो डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद है ये एक टॉपिक और है, वो हम शुरू इसमें करा ही देते हैं, वो है खराई कैमल, है ना, खराई कैमल इसी से रिलेटेड है, जहां तक आप समझ ही गए होंगे। अगर आप उसको डिफाइन करेंगे तो कैसे करेंगे? जहां तक है मैंने इसके बारे में 90% चीजें बता दी, 90% क्या, 100%। अगर आपको बताना हो तो कैसे बताएंगे? पहले इसकी लोकेशन बताई जाएगी, फिर उसकी फीचर्स बताए जाएंगे, खराई कैमल्स क्या है और ये कहाँ पाया जाता है, उसी से डिफाइन हो जाएगा ना। फिर तो ये नहीं लोकेशन बताओगे गुजराती कि क्या है, ये बताओगे ना ये क्या है ना। दैट इज स्पीसीज, हाँ दैट इज ए, Species of camel. यस दैट इज स्पीसीज ऑफ कैमल।
ये एक कैमल की स्पीसीज है, ठीक है, ये एक कैमल की स्पीसीज है, ये टाइप ऑफ कैमल है ना, टाइप ऑफ स्पीसीज ऑफ कैमल। ये कैमल है जो दैट हैज क्वालिटी ऑफ स्विमिंग, ठीक है, ये तैर सकता है, ठीक है, ये तैर सकता है, तैरने की क्वालिटी है इसके अंदर है, और ये सॉल्ट वाटर में रह सकता है, ठीक है, ये लवणीय जल में रह सकता है, लवणीय जल में रह सकता है ना। इंडिया में, भारत में सबसे ज्यादा इनकी संख्या पाई जाती है गुजरात में, ठीक है, गुजरात में ये सबसे ज्यादा है। अभी ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि इनका जो हैबिटेट है वो लॉस हो रहा है। जो कभी भी आपको कुछ भी बताना हो तो ध्यान रखना, सिंपल सिंपल सी बताना है क्या, है ना। तो मेरे बारे में आपसे कोई पूछेगा तो क्या बताओ, ये तो नहीं बताओगे सर बरेली से हैं, यूपी से हैं, ये बोलोगे हैं क्या, सीधे बोलोगे पढ़ाते हैं, पहला चीज सिंपल चीज। तो यहाँ पर है क्या, तो दैट इज अ टाइप ऑफ कैमल, स्पीसीज ऑफ कैमल, एक ऊंट की प्रजाति है जो स्विमिंग कर सकती है, तैर सकती है, और कहाँ रह सकती है, सॉल्ट वाटर में, लवणीय जल में। और ये इंडिया में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कैमल कहाँ पाए जाते हैं, इन गुजरात स्टेट, इन द रीजन कच्छ रीजन, कच्छ रीजन, ठीक है। और न्यूज में क्यों है, देखो एक चीज हमेशा मैंने आपको बताई है कि कोई भी एनिमल है ना, कोई भी एनिमल है या फिर कोई फॉरेस्ट है या कोई प्लांट है, ठीक है, कोई एनिमल है या प्लांट ग्रुप कुछ भी ऐसा है, अगर पूछेगा व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर बॉडी, इम्पोर्टेंस एनिमल का क्या इम्पोर्टेंस है और वेजिटेशन या फॉरेस्ट का क्या इम्पोर्टेंस है, सीधे सीधे आपको बताना है कि वेजिटेशन ऑलवेज इज अ नेचुरल हैबिटेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जो फॉरेस्ट है वो हमेशा, फॉरेस्ट हो या वाटर बॉडी हो, वो हमेशा नेचुरल हैबिटेट होता है बायोडाइवर्सिटी का। एंड सेकंड, एनिमल की जब भी बात होती है प्राइमरी रीजन में, कोई भी एनिमल हो दैट इज अ पार्ट ऑफ फूड चेन, ये फूड चेन का पार्ट है, पार्ट ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, ये बायोडाइवर्सिटी का पार्ट है। तो चाहे खराई कैमल को बताना हो, चाहे आपको मैंग्रोव को बताना हो, चाहे आपको सॉल्ट डेजर्ट को बताना हो, तो सॉल्ट डेजर्ट इज अ नेचुरल हैबिटेट ऑफ biodiversity. Mangrove is a natural habitat of biodiversity. Kharai camel is a part of biodiversity या part of food chain. और क्या करते हैं, है ना, और तो कुछ नहीं होता है। तो ये था खराई कैमल। जितना कनेक्टिविटी आप करोगे एक दूसरे से उतना आपको समझ में आएगा। और ठीक है, और नेक्स्ट है, इसमें देखते हैं टॉपिक क्या है। तो मैंग्रोव रह गया, मैंग्रोव। मैंग्रोव या क्या बताना, मैंग्रोव सबको पता है, चलिए देख लेते हैं किसको नहीं पता है आज। सबसे पहले शुरू करते हैं गुड्डू से। बताओ गुड्डू, मैंग्रोव क्या है? नो सर, पता नहीं है हमको सर क्या है। पता नहीं तो पूछना चाहिए ना, बहुत जरूरी है। गुड्डू पूछो, बहुत जरूरी है। यहाँ नहीं पूछोगे तो फिर कोई जगह नहीं आखिरी में, है ना। यहाँ के बाद आदमी सीधे वापस जाता है घर। घर का मतलब है, घर जाना होता है बड़ा मुश्किल, बड़ा बुरा लगता है ना। अगर आप पीजीटी की तैयारी करते हो, टीजीटी की, बीटीसी की, तो घर जाना बुरा नहीं लगता, यहाँ से वापस जाना बहुत बुरा लगता है, क्योंकि ना आदमी जी पाता है ना मर पाता है। तो यहाँ सारी चीजें खत्म कर दो, है ना, तो यहाँ राइट सर। हाँ सब कुछ पूछना है, बिल्कुल ठीक है। तो खैर देख लेते हैं फटाफट। मैंग्रोव ज्यादा सब लोगों को पता होगा कि दो बातें हमें समझनी है। तो मैंग्रोव इज ए सॉल्ट वाटर वेजिटेशन या ओशनिक वेजिटेशन, ठीक है। तो ये क्या है, ये ओशनिक वेजिटेशन है, ओशनिक वेजिटेशन, ठीक है। ओशनिक वेजिटेशन है, यानी एक समुद्री जल क्या बोलते वनस्पति है। ये कहाँ पाई जाती है, कोस्टल रीजन में, ठीक है, ट्रॉपिकल कोस्टल एरिया,
ठीक है, कोस्टल एरिया या रीजन, है ना, कोस्टल एरिया या रीजन। कोस्टल, ट्रॉपिकल का मीन्स ये मैंग्रोव आपको रसिया में नहीं मिलेंगे, है ना, मैंग्रोव आपको मतलब बहुत साउथ नॉर्थ में नहीं है, पोल पे नहीं, दैट इज बिटवीन 23 एंड 0 डिग्री ट्रॉपिकल रीजन में है। और ओशनिक वेजिटेशन दैट मींस है यू कैन नॉट ग्रो, है मैंग्रोव कहाँ पड़ेगा सर, कौन सी राज्य में सर? अभी वही हम बता रहे हैं, ठीक है। तो पहली बात तो ये महासागरीय है, तटीय है, उष्णकटिबंधीय है। उसके बात करते हैं इंडिया में, ठीक है। इंडिया में सबसे बड़ा मैंग्रोव है, और सबसे बड़ा मैंग्रोव है सुंदरबन, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल, हाँ सुंदरबन, ठीक है, सुंदरबन है वेस्ट बंगाल। और दूसरा बताते हैं, ये हमने क्वेश्चन दिया है आपको टेस्ट में, लीक कर रहे हैं क्वेश्चन। दूसरा बताते हैं, दूसरा मैंग्रोव है भीतरकनिका इन उड़ीसा। भीतरकनिका, भीतरकनिका, सॉरी, भीतरकनिका